हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल्स पे बहुत सारी क्लासेस लगातार हो रही हों, चाहे वो कॉमर्स की हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो। हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और सुनहरा, एक बहुत ही शानदार, एक बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा विषय, बड़ा दमदार विषय आप लोगों के लिए लेके आया है। आप लोगों ने थंबनेल में भी चेक किया होगा, वो है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का बैच। मेरे दोस्त, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सबसे पहली बात, अगर जो ऐसे अभ्यर्थी हैं अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या और ऐसे कौन कौन से सिलेक्टेड विषय पढ़ें, सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ें, जिससे कि उनका पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सिलेक्शन में चार चांद लगा दें। यही सीरीज इसी वीडियो पे मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं, चाहे वो सिलेबस को लेके हो, चाहे वो इंपॉर्टेंस सब यूनिट को लेके हो, चाहे इस तरीके से हमारे पास ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं को लेके हो, चाहे वो कट ऑफ को लेके हो। वो बहुत सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सब लोगों ने अगर यूजीसी नेट पेपर का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो उस स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ पता लगता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर वन और एक पेपर टू होते हैं। पेपर वन में भी पता है, अगर देखा जाए तो पेपर वन में भी मेरे दोस्त समझो, यहां पे दो पेपर होंगे, एक पेपर वन और पेपर टू। मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, एक पेपर वन होगा और एक पेपर टू होगा। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट के अभ्यर्थी हैं, पेपर वन और पेपर टू हमने लिख दिया। ये यूजीसी नेट है ना इकोनॉमिक्स का। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि सबका पेपर का जो पैटर्न है लगभग लगभग सेम रहता है। ठीक है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर वन में कितने क्वेश्चंस आते हैं सर? 50 क्वेश्चन आते हैं। पेपर टू में कितने आते हैं सर? 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर वन में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? दो। इसमें कितने नंबर का होता है? दो। तो पेपर वन का सर वेटेज कितना हो गया बताइए? 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। इसका कितना हो गया सर? 200 मार्क्स का। बहुत बढ़िया, ये तो बात हो गई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर, हम कितने नंबर लेके आ जाएं, जो बात बन जाएगी। तो मेरे भाई, अगर आप 200 नंबर का पेपर हो रहा है तो ज्यादा नहीं, आपको 40 से 45% अगर आप लेके आ जाते हैं ना, 40 से 45%, इतने में आपकी बात बन जाएगी। सोचिए। ठीक है, मतलब अगर क्वालिफाइंग की मैं अगर बात करता हूं तो क्वालिफाइंग जो है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप 80 से 90 के बीच में अगर हम लोग बात करें, समझ रहे हो क्या? मतलब अगर 80 से 90 के बीच में बात करें तो 80 से 90 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आते हो तो यहां पे आपकी बात बन जाएगी। वही पेपर वन में भी हमारे पास लगभग 35 टू 40% के बीच में हमारे पास ये वेटेज जाती है। ये तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट बात कही जो कि आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद सर हमने देखा मार्क्स कितने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी कितने यूनिट होते हैं? लगभग 10 अलग अलग यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स हैं, देखो, अलग अलग जैसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे रिसर्च एंड एप्टीट्यूड्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कुछ हमारे पास इंग्लिश के भी कंटेंट होते हैं। तो 10 यूनिट होते हैं। हर एक यूनिट से लगभग लगभग 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी से 3-4, किसी से 4-5, किसी के 6। तो लगभग एक एवरेज की बात करूं तो लगभग हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरेज की मैं बात बता रहा हूं। पास्ट अगर आप पिछले कुछ 5-7 सालों का अगर आप डेटा देखोगे तो एवरेज जो है हर एक यूनिट से हम लोग 5 क्वेश्चंस का हम लोग बोलते हैं, क्योंकि किसी से 4, किसी से 3, किसी से 6, किसी से 7, ऐसा करके। और अगर मैं पेपर टू से बात करूं तो पेपर टू में भी हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल 10 यूनिट होते हैं। कौन कौन से 10 यूनिट हैं उस पर भी मैं अभी विचार करूंगा। हालांकि हमारा विषय पेपर वन नहीं है, मैं आप लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइंस जो देने वाला हूं वो मैं पेपर टू इकोनॉमिक्स की देने वाला हूं, कि अगर आप लोग पेपर टू इकोनॉमिक्स की तैयारी करने, क्योंकि ये विषय है, इसमें आपको स्कोर करना है, हालांकि स्कोर इसमें भी करना है, इसमें आपको कहीं ना कहीं अपना पूरा का पूरा हाथ जमाना है। तो अगर हम लोग देखें तो पेपर वन और पेपर टू के लिए हमने यहां पे, अच्छा, अगर आप कैटेगरी वाइज भी मैंने यहां पे बाइफरकेट कर रखा है कि अगर आप जिस भी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 40 से 45%, अगर रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये जो कुछ ऐसी कट ऑफ मार्क्स है, इतना अगर आप लोग लेके आ जाते हैं तो बात बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगी। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है सर? सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सर हमारे पास पहले यूनिट्स में दिखा देता हूं कितने यूनिट्स हैं। देखिए, यूजीसी नेट अगर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको पढ़ना क्या है? ये 10 यूनिट आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, यही 10 यूनिट का आपको अध्ययन करना है। हाँ जी, यही 10 यूनिट का आपको अध्ययन करना है। ठीक, हमारे पास ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और ये हमारे पास ये यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यूनिट का वो अध्ययन करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह आता है सर, इस 10 यूनिट में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है?
मेरे प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो मैंने आपको इन सभी को, मतलब इन 10 यूनिट में सर सबसे ज्यादा कौन सा पढ़ लें यूनिट जो हमें मतलब वन टाइम में हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो 10 यूनिट में सबसे ज्यादा क्या पढ़ें? तो 10 यूनिट में हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ लें, ये देखो, माइक्रो और मैक्रो। यानी कि अगर मैं बात करूं, इसको व्यष्टि और समष्टि बोलते हैं। व्यष्टि और हम लोग अगर बात करें यहां पे समष्टि, ये दो एक ऐसा विषय है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को अगर हम लोग कर लें तो बहुत सारे नंबर हमारे पास यही समझ जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं बात करूं 10 से 15 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, 10 से 15 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। एवं देन माइक्रो से तो हमारे पास 15 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, 15 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से मैक्रो से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ इतना भी पढ़ लिया ना आपने, सोचिए, तो 15 15 30 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तो 30 इंटू में 2 हमारे पास ये 60 नंबर तो सिर्फ यहीं से हो गए। और आपको चाहिए कितना? 80 से 90 नंबर चाहिए। सोचो, तो बस आपको टोटल अब बचे जितने भी हमारे पास यूनिट है ना, अगर आप उसमें 20 नंबर के लिए भी पूछ, अब देखो, जैसे एक इसमें सबसे जो टॉपिक आता है जो पब्लिक फाइनेंस वाला है। अब यहां से सर पब्लिक फाइनेंस की जो वेटेज है हमने बिल्कुल दिया हुआ है, देखो किस तरीके से, कि पहले हम देखो क्या बोलते हैं, माइक्रो और माइक्रो को हमने दे दिया है यहाँ पे, और माइक्रो मैक्रो के बाद हमारे पास जो पब्लिक फाइनेंस की जो वेटेज है वो 15% पब्लिक की है, पब्लिक फाइनेंस की है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की 15% है। अदर्स में हमारे पास जैसे इंडियन इकोनॉमी भी है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी है। स्टूडेंट को थोड़ा इंडियन इकोनॉमिक बोरिंग लगता है, इसको थोड़ा सा अगर आप कहानी के जरिए थोड़ा सा पढ़े ना हर एक टॉपिक को, जैसे कहानी के जरिए हमारा भारत देश 1947 से पहले क्या था, किस तरीके से था, ब्रिटिशर्स हमारे भारत देश में कब आए, और आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी हुई, ब्रिटिशर्स जब गए 1947 में तब हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही, फिर 1991 में एक नई नीति लेके आते हैं एलपीजी मॉडल, फिर उसके बाद से आज तक की अर्थव्यवस्था कैसी रही है। हम मतलब अगर देखा जाए बहुत सारी अर्थव्यवस्था है, बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्था है वो ओपन, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था से एक बंद रूपी अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। और बहुत सारी अर्थव्यवस्था ऐसी हैं जो बंद रूपी अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर रही है। तो कारण क्या है? ऐसा कुछ हम लोग एक स्टोरी टाइप का अगर हम लोग चीजों को पढ़ते हैं तो इंडियन इकोनॉमी का जो ये परसेंटेज है ना, जो 10%, वो हम लोग क्रैक कर ले जाते हैं। बट होता क्या है ना कि स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को बोरिंग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो मतलब लर्निंग, मतलब उससे बोलते क्या बोलते हैं उसको, रूट लर्निंग, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, फैक्ट को, मतलब वो जो कहानी, मतलब कहानी को एक प्रकार से बोले कि डेफिनेशन, परिभाषा पे वो चले जाते हैं कि भाई ठीक है डेफिनेशन याद कर लेते हैं बात बन जाएगी। नहीं, फीचर्स याद कर लेते हैं बात बन जाएगी। आप अगर कहानी के रूप में समझेंगे तो चीजें भी आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और बहुत आसानी से चीजों को आप गो थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमारे पास सबकी वेटेज दिया हुआ है कि पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त का वेटेज हमारे पास 15% है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हम लोग बात करें, समृद्धि एवं विकास का 15% है। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अगर इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में चाहे वो WTO हो, चाहे हमारे पास वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे गैट हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, है ना, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग हमारे पास 10% इसका वेटेज दिया हुआ है। अदर जो हमारे पास जो बच जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड हमारे पास लगभग 10% के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो हमने देखो वेटेज देखा। वेटेज देखने के बाद अब हमारे पास देखो क्या कि एग्जैक्टली इसके बाद इसके बाद देखो क्या, 10 यूनिट के बाद हमारे पास 2 पैसेजेस आते हैं। आप सभी को पता होगा 2 पैसेज आते हैं, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि मतलब 2 पैसेज आएंगे। 2 पैसेज में हमारे पास, प्रत्येक पैसेज में क्या होता है, हर एक पैसेज में, जैसे सपोज कोई केस स्टडी दे रखी है, उसमें हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। समझ रहे हो? मतलब कि इतना सब कुछ देने के बाद, है ना, प्रत्येक 2 पैसेज देगा। 2 पैसेज में, हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चंस होगा और उस 5 क्वेश्चंस को आपको टिक करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमसीक्यू पैटर्न, पूरा का पूरा जो पेपर है एमसीक्यू पैटर्न का होगा और सीबीटी बेस्ड पे होगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पूरा का पूरा पैटर्न, पूरा का पूरा जो पेपर है। तो ये एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो 5-5 क्वेश्चंस आपको जो है एमसीक्यू बेस्ड पे आपको क्या करना है, 2 पैसेज के भी आपको आंसर फिगर आउट करने हैं। अब सर मैं यहां पे सोचा, मैंने कहा कि इस पूरे यूनिट को मैं बाइफरकेट कर देता हूं कि सर इसमें से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र लगभग अगर मैं बात करूं तो यहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, 10 से 14 क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 से 12 इसके क्वेश्चन, मतलब यूनिट 4 के 10 से 12 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, फिर 10 से 11 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन और 5 से 7 क्वेश्चन, और इस तरीके से अगर मैं बात करूं लगभग 5 क्वेश्चन इसके
पूछे जाते हैं, और इस तरीके से अगर मैं बात करूं 4 से 5 क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाते हैं, और इस तरीके से हाँ 4 से 5 और इसके भी 4 से 5 लगभग हमारे पास क्वेश्चन यूनिट 10 के पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ हमने ये हमने कुछ ऐसे हमने मार्क्स लिखे, ये हमारे पास कुछ, ओहो क्या हो गया भाई, ठीक है, ये हमारे पास देखो कुछ क्या है बताओ, हमारे पास ये मार्क्स है जो कि ये लगभग हर एक यूनिट के हमने कुछ यहाँ पे मार्क्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, हर एक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे टॉपिक डाल दे रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हर एक यूनिट, प्रत्येक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ना नंबर ऑफ क्वेश्चन से, तो आप अगर यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 अगर आप ये तीनों यूनिट कर लेते हो, या यूनिट 4 ये यूनिट कर लेते हो, बात बन जाएगी। सबसे जो आसान यूनिट है सर, सबसे आसान यूनिट कौन सा है और सबसे टफ यूनिट कौन सा है, ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे आसान यूनिट है ये स्कोरिंग, हालांकि 5 से 7 यूनिट है, और सबसे आसान यूनिट अगर मैं बात करूं तो वो है सांख्यिकी और अर्थमिति, ये भी बहुत स्कोरिंग है, मतलब बहुत जल्दी ट्रिकी अप्रोच के जरिए आप चीजों को कर सकते हैं, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये हमारे पास कुछ क्या है बताओ, एक मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी हैं और बहुत आसानी से आप लोग स्कोर भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम जो वेटेज है वो आप समझ लो, वो है ये दोनों शुरुआत के 2 यूनिट। ये अपने आप में बहुत बड़े माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, ये अपने आप में बहुत बड़े हथियार हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस करने के लिए ये दोनों अपने आप में हथियार है। अच्छा एक बात और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, अगर आपने इन सभी को मतलब सिर्फ 2 यूनिट अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, तो अगर आपने 2 यूनिट अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया, यूनिट 1 और यूनिट 2, ये यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है ना, आपको यहां भी देखने को मिलेगा, आपको यहां भी देखने को मिलेगा, यहां भी देखने को मिलेगा, यहां भी, मतलब आप चाहे किसी भी यूनिट को पढ़ोगे ना, फिर वो बिल्कुल पानी की तरह, बिल्कुल बहुत आसानी से आप लोग इन सारे यूनिट्स को समझ पाओगे। इसकी वेटेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो है ही, बट साथ के साथ इसकी वेटेज इन सारे यूनिट्स को बहुत आसान बनाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बार बार मैं इस पर बड़ा फोकस कर रहा हूं, इसके पीछे कारण यह है कि अगर आपने इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो चाहे वो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे धन, क्योंकि धन एंड बैंकिंग आप यहां भी पढ़ोगे, यहां भी पढ़ोगे, तो जो चीज यहां पढ़ोगे यहां अलग थोड़ी पढ़ोगे, बिल्कुल दोनों ही सेम है। सार्वजनिक अर्थशास्त्र में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो यहां पर भी पढ़ोगे, यहां भी पढ़ोगे, समझ रहे मेरी बात को। अभी जो गणितीय अर्थशास्त्र है, आपको पता है ये जो गणितीय अर्थशास्त्र है, इस गणितीय अर्थशास्त्र की सबसे खास बात क्या है, इस गणितीय अर्थशास्त्र और समष्टि और माइक्रो, बहुत सारे क्वेश्चन यहां इन दोनों को मिला के यहां से पूछा जाता है। तो अगर आप दोनों को अगर आप कवर कर लेते हो ना, तो एक्चुअल में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सच बता रहा हूं। तो अगर आप दोनों को अगर आप कवर कर लेते हो तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं, आप आसानी से चौथे यूनिट को आप लोग निपटा सकते हो, क्योंकि जब हम दोनों को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन, चाहे वो डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रेशन हो, इससे संबंधित, यानी कि समाकलन और अवकलन की बात कर रहे हैं हम सब लोग, क्या कैलकुलस के जो पार्ट है, यहां पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। अब बात आती है सर कि इनके बारे में, एक यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे सर, यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे, इनके सिलेबस पर भी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। देखिए, चूंकि मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल हमारे जो विद्यार्थी हैं बिल्कुल बाइलिंगुअल वाले हैं, हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात का आभास है। तो अगर कोई भी चीज मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आप इस बात का, आज मैं लाइव क्लास में मैं बोल रहा हूं, अगर मैं मान के चलिए मैं लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि आज मैं लिख रहा हूं फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मान लीजिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट लिखूंगा और इस तरीके से लिखूंगा, बाजार के प्रकार, आप समझ रहे हो। तो ना हिंदी वाले को कभी कोई तकलीफ होगी, ना कोई इंग्लिश वाले को तकलीफ होगी। अगर मैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मैं अगर मान के चलो पहला मार्केट पढ़ा रहा हूं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो मैं इसमें लिखूंगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, मतलब प्योर इंग्लिश प्योर हिंदी आप लोगों को मिलेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मतलब आप किसी भी तरीके से, चाहे वो हिंदी वाले विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश वाले विद्यार्थी हो, उनको पूरा का पूरा बिल्कुल नोट्स मिलेगा। अच्छा सर नोट्स कैसा मिलेगा सर, मुझे बताओ। नोट्स आप लोगों को जो मिलेगा ना मेरे भाई, बिल्कुल हैंड रिटन मिलेगा, प्रॉपर, आप समझ रहे हो, प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स मतलब क्या, ऐसा नहीं कोई किताब दे दिया पढ़ लिया, नहीं, कोई किताब नहीं, एक एक चीज को मैं लिखवाऊंगा अपने भाषा में मैं उसको समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को उस विषय को पढ़ने में आपको बड़ी सहजता महसूस हो।
जब तक आप किसी भी चीज को आप बिल्कुल सहज नहीं बनाओगे, उसमें आपको रुचि पैदा नहीं होगी। अब रुचि नहीं पैदा होगी तो कैसे उसकी तैयारी करोगे मेरे दोस्त? तो सहज बनाने का काम एक अध्यापक का होगा। एक एक पॉइंट को लिखवा लिखवा के, एक एक डायग्राम्स को लिखवा लिखवा के मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने कोई लगा दिया, मैंने कहा भाई ये चित्रण है, ऐसा डायग्राम बना लो, नहीं। अगर मैं कोई डायग्राम बनाऊंगा तो मैं खुद स्वयं बना के दिखाऊंगा कि इस तरीके से डायग्राम बनेगा। आप घबराइएगा नहीं, कल से जब यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप लोग बैच पढ़ेंगे, तब आपको सारी चीजें अपने आप ही पता लगेंगी। देखिए, हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर हम लोग बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये यूनिट 1 हमने देखा था, 10 यूनिट देखे थे ना, उस 10 यूनिट में यूनिट 1 देखा था। यूनिट 1 में अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, चाहे वो हमारे पास भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कैसे कहां से हुई है, चाहे उपभोक्ता के व्यवहार हो, चाहे उत्पादन का सिद्धांत हो, चाहे हमारे पास मांग का व्यवहार हो, है ना, या तो इसको मतलब इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट मैंने अभी पढ़ा है, बाजार के प्रकार पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, मोनोपोली एकाधिकार बाजार, या और मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली मार्केट अल्पाधिकार बाजार, या है ना, ये सब जो बाजार हैं वो कितने प्रकार के हैं, इनके क्या गुण या क्या अवगुण है, या इनका डायग्राम कैसा है, संतुलन की, या एक उत्पादक इन बाजारों में किस तरीके से संतुलन की स्थिति प्राप्त करेगा, वो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरीके से मेरे दोस्त यहां पे यूनिट 2 आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम सब लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, है ना, नेशनल इनकम क्या है, इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इस तरीके से हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन, और इसको उपभोग फलन बोलते हैं, निवेश फलन बोलते हैं, मल्टीप्लायर। ये देखेंगे क्या कि कैसे एक की इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों की इनकम जनरेट हो जाती है। आप देखते हो ना, अंबानी ने 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब भाई 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो उस 1,000 करोड़ से बहुत बड़ा एक व्यापार खड़ा हुआ, उसमें कितने सारे लोगों को रोजगार मिला होगा, सोचिए। तो कैसे इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करती है, उस पर भी हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। इस तरीके से हमारे पास मनी सप्लाई, अभी आपने जेब में डाल के देखिए कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपने जेब में डाला तुरंत, सर मेरे पास 10 रुपए पड़ा हुआ, यही मनी सप्लाई है। समझ रहे हो मेरी बात, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी हम पहले कितना था पैसा मुझे मतलब नहीं है, आगे कितना कमाओगे मुझे मतलब नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी तुरंत ऑन द स्पॉट आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ, यही मनी सप्लाई है। ये व्यक्तिगत हो गया, बट अगर मैं पूरे देश, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो मनी सप्लाई बेसिकली पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है कि एक निश्चित समय पे कितना देश में रहने वाले लोगों के पास कितना मुद्रा की आपूर्ति या मनी सप्लाई उपलब्ध है। फिर आईएस और एलएम मॉडल के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे भैया प्रोडक्ट मार्केट मनी मार्केट दोनों अलग होता है ना। प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स कह रहे हैं भाई प्रोडक्ट मार्केट मनी मार्केट अलग होता है। भाई इसके बाद जेम कीन साहब आए, जेम कीन साहब ने कहा नहीं प्रोडक्ट मार्केट मनी मार्केट एक जैसा होता है। तो ऐसा कैसे उन्होंने बोला इस बात को, वो भी सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना, बूम, रिसेशन, पीक, ये सारी डिस्कस करेंगे। इसमें रिकवरी देखेंगे, यू शेप रिकवरी क्या होता है, वी शेप रिकवरी क्या होता है, डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या होता है, एल शेप रिकवरी क्या होता है, उस पर विचार करेंगे। जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना आने के बाद फिर हमारे भारत देश ने किस प्रकार की रिकवरी की, सवाल पूछा गया था यूजीसी नेट में, तो आंसर क्या, वी शेप की रिकवरी की। क्यों वी शेप का रिकवरी होता क्या, देखो नाम से ही पता लग रहा है, जिस स्पीड से हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी, अगर उसी स्पीड से अगर मान के चलो क्या होता है देश की अर्थव्यवस्था रिकवर करती है, उसको वी शेप की रिकवरी बोलते हैं। इसके भी अपने कुछ गुण अवगुण है, उस पर विचार करेंगे बाद में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी तो एक विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। अब ये स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है भाई, जिसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स हल्का फुल्का देखना है, और मैथमेटिक्स वो वाला नहीं, वो बकायदा ट्रिग्नोमेट्री वाली नहीं, वो बाद में आएगा। ये इसमें आपको मीन मीडियन मोड आपने नाम सुना होगा, है ना, मीन मीडियन मोड, यानी कि मीन मीडियन मोड हो गया। इस तरीके से यहां पे हम लोग यहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, चाहे सैंपलिंग मेथड हो, रिग्रेशन हो, कोरिलेशन हो, इंडेक्स नंबर हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम लोग यहां पे बहुत ट्रिकी अप्रोच से करेंगे। आप इस बात को समझना ध्यान से, बहुत ट्रिकी अप्रोच से किसी भी सवाल का आंसर हम 25 से 30 सेकंड में देखना बहुत अच्छे तरीके से निकालने की। हम वो टेबल बना के करने वाले नहीं है कि हमने टेबल बना दी उसको टेबल बना के हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी सवाल होगा तो जैसे को जब सपोज अगर कोई इक्वेशन लिख दिया हमने 2x प्लस, जैसे रिग्रेशन में 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो ये bxy की इक्वेशन है या byx की इक्वेशन है, इसको जानना है। तो ऑन द स्पॉट बिना पेन उठाए ही मैं आपको बता दूंगा कि ये bxy की इक्वेशन है या byx की इक्वेशन है। इस तरीके की जो अप्रोच है जब तक हम नहीं लेके आएंगे अपने पढ़ाई में, तब तक मेरे दोस्त हम सब लोग एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ना अलग चीज होता है और पढ़ के सिलेक्शन, मतलब पढ़ना अलग चीज होता है और पढ़ के सिलेक्शन लेना वो अलग चीज होता है।
देखिए, सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ने का मतलब यह है कि आपको कंपटीशन में बैठना है तो समय सीमा को भी आपको देखना पड़ेगा। उस समय सीमा के अंतर्गत आप लोगों को उन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ट्रिकी अप्रोच या कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। यहां पे ये नाम पता लग रहा है मैथमेटिकल, तो भैया डरना मत इससे। आपने मास्टर्स किया होगा तो आपको पता होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अगर इसमें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस अगर पूछेगा ना, आपको पता कैसे, जस्ट सपोज मान लो हमारे पास टीसी का फंक्शन दिया हुआ है, मैं यहां पे एक फंक्शन देता हूं, जस्ट देखो कैसे पूछता है, कैसे सवाल आप जाके देखेंगे ना तो कैसे सवाल पूछता है। जस्ट सपोज टीसी इज इक्वल टू 4x³ प्लस का 3x² प्लस का 9x प्लस 5, ये अगर दिया हुआ है तो अगर आपसे कोई पूछेगा टीसी दिया हो तो आप उसका dy/dx निकालो, तो पता डिफरेंशियल कैसे निकालोगे, तो ये आपका 12x² प्लस का कितना हो जाएगा बताओ, 6x है ना, प्लस का 9 प्लस का 0, हालांकि प्लस का क्योंकि कांस्टेंट। अभी कैसे हुआ, अब ये देखो, अभी चूंकि इंट्रोडक्शन की क्लास है तो ये बहुत बड़ा नहीं, ये इसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा आपको 5 से 7 मिनट आपको लगेगा, ये आपको पूरा का पूरा ये आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो बस ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहां पे आप ये मत सोचना अरे सर जी डिफरेंशियल और ये क्या बोलते हैं हमारे पास ये सेट्स रिलेशन इन फंक्शंस अगर पूछ रहा है, या हमारे पास इंटीग्रेशंस पूछा जा रहा है, या कैलकुलस पूछा जा रहा है, तो वो बड़े बड़े सवाल नहीं, इतने बेसिक जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जैसे लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे सेट्स हो, रिलेशन इन फंक्शंस हो, चाहे मैट्रिसेस हो, इंडिटरमिनेंट्स हो, तो इनके एलपीपी हो, इनपुट आउटपुट मॉडल हो, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत आसानी से आप लोग उसको कर भी सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूनिट 5 आता है, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF क्या है, WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, UNO क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये भुगतान संतुलन, अब ये जो टॉपिक है ये इधर मैक्रो में भी कवर होगा, उधर इंडियन इकोनॉमी में कवर होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है, और उधर जो है एक जो पब्लिक फाइनेंस है वहां भी कवर होगा। तो यही एक टॉपिक जो है अलग बहुत सारे यूनिट में कवर होंगे, अगर एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो कई यूनिट के टॉपिक्स भी ऐसे जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का, एक्सचेंज रेट क्या है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मतलब इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें हम लोग चाहे वो क्या बोलते हैं, चाहे वो कीन साहब का हो, चाहे वो एडम स्मिथ साहब का हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स साहब का हो, वो सारे के सारे जो थेरीज हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगर देखा जाए पब्लिक इकोनॉमिक्स में अगर देखोगे तो सरकार टैक्स कहां कहां से इकट्ठा करती है, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, टाइप्स ऑफ टैक्स, प्रोग्रेसिव, नॉन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव हो गया, रिग्रेसिव हो गया, है ना, इस तरीके से टैक्स का इफेक्ट क्या आता है। और इस साथ के साथ हम लोग पब्लिक गुड्स क्या क्या है, मार्केट फेलियर कब होता है, जब मार्केट में डिमांड, मतलब हम जाते हैं मार्केट में, पैसे लेके जाते हैं अपने जेब में, सोचो हम पैसे लेके जाते हैं यार आज जाएंगे एक बढ़िया सा शर्ट लेके आएंगे, आप समझ रहे हो, हम जाएंगे भाई हमारे पास 1000 रुपये पड़ा हुआ है, बड़े जाएंगे एक शर्ट और लेके आएंगे, पता चला मार्केट में कोई 1000 रुपये का कोई शर्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया है, ऐसी पॉलिटिकल फ्रंट कुछ इंटरफेरेंस हो गया, ऐसा कुछ मान के चलिए, कुछ मार्केट में ऐसा सिचुएशंस हो गए, यानी कि जो बायर जिस पर्टिकुलर प्राइस पे वो जो वस्तु खरीदना चाहता था, है ना, जो बायर्स उस मार्केट से एक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बायर जितने भी हमारे पास क्रेता हैं, जो उस बाजार से जो एक बोलता है ना अनुमान, या एक प्रकार से एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि हाँ इतने कीमत पे ये चीजें मिलनी चाहिए, बट वो मार्केट में जो सेलर है, जो फर्म है, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा। अब ये क्या होगा, बायर और सेलर आपस में मीट ही नहीं कर पाएंगे, और ये एक सिचुएशन मार्केट फेलियर की होती है। बहुत विस्तृत तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास यूनिट 7, मनी इन बैंकिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटा सा यूनिट है, और बहुत जल्दी, मतलब लगभग 7 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1 वीक में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और स्कोरिंग भी है, सेंट्रल बैंक कब आया था, है ना, जरूरत क्यों पड़ी थी, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या है, जैसे बैंक इशू, मतलब एक प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, नोट इशू करता है, इशूइंग ऑफ नोट एमआरएस सिस्टम के तहत। ठीक इस तरीके से हमारे पास बैंकर्स बैंक, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये जो कुछ इसके फंक्शंस है उसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो बैंक करता क्या है, कॉमर्शियल बैंक और बैंकों के बीच में और कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में रिलेशंस क्या हैं, इस तरीके से अभी बहुत ज़्यादा कुछ रिलेशंस, कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, उसको करंट से बिल्कुल एकदम इंटरलिंक करके
हम लोग देखेंगे। कमर्शियल बैंक क्या है? कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, चाहे M1 M2 M3 M4 हो, चाहे हमारे पास न्यू मनी सप्लाई हो M0 M1 या M2 या M3, ये भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव, आपने नाम सुना ना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR SLR, ये भी हम लोग इसी मनी एंड बैंकिंग में पढ़ने वाले हैं। फिर NBFCs क्या है? कैपिटल मार्केट, और ये जो कुछ जैसा शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स है ना, ये हम लोग यहाँ पे कैपिटल मार्केट्स में कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, यानी कि समृद्धि और विकास आता है। तो आर्थिक विकास, और इसमें हम लोग ये जो मॉडल्स हैं ना, जैसे बहुत सारे मॉडल्स जो है, जैसे एडम स्मिथ का मॉडल है, तो एडम स्मिथ ने कैपिटलिस्टिक अप्रोच कहा था। एडम स्मिथ का क्या कहना था? सोचो, एडम स्मिथ कहते हैं कि A to Z सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, एडम स्मिथ कहते हैं। कार्ल मार्क्स, भाई एडम स्मिथ कहते हैं कि भैया किसी भी वस्तु की कीमत कितनी होगी, किसी भी वस्तु की कीमत कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? एडम स्मिथ कहता है सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, इस वस्तु की जितनी मार्केट में डिमांड होगी, ऑटोमेटिकली इसकी कीमत डिसाइड हो जाएगी। याद कीजिए, महाकुंभ अभी जब मेला लगा था, महाकुंभ मेले में क्या हुआ था? एक होटल की जो कीमत है, मतलब एक होटल में जो रूम की कीमत है, जो 1000 1200 1500 का देता था, वो 70,000 70,000 का दे रहे थे। वो ई रिक्शा वाला 20 रुपीज जो लेता था आज के दिनों में, वो महाकुंभ में वो 1000 रुपए लेने लग रहा था। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट पे छोड़ दिया गया था कि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो कीमत वो ज्यादा हो जाएगी। बोलो हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, इससे वेलफेयर डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए हमारे पास कौन आ गया भैया? कार्ल मार्क्स साहब। कार्ल मार्क्स ने भैया एडम स्मिथ जी को बुलाया, तुम्हारी जो थ्योरी है बिल्कुल खराब है। कार्ल मार्क्स ने बोला भाई डिमांड, अब 1930 1930 की अगर आप क्राइसिस देखेंगे तो 1930 की क्राइसिस में क्या हुआ? बोलो 25% अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। किसके वजह से? ये एडम स्मिथ की थ्योरी की वजह से 25% अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, मतलब बहुत ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, और डिमांड जो है बाजार का बिल्कुल गिर गया। लोगों के पास पैसा ही नहीं है जिससे कि वो वस्तुओं की मांग कर सकें, और जिसके पास पैसा है वो वस्तु की मांग करना ही नहीं चाहता। डिमांड क्या हो गया? बिल्कुल गिर गया। अभी नेस्ले की रिपोर्ट आई है, अगर आप नेस्ले का रिपोर्ट देखोगे ना तो आपको पता लगेगा। नेस्ले की रिपोर्ट आई, पता क्या कहता है? नेस्ले से पूछा गया भाई आपका ग्रोथ रेट कैसे बढ़ना चाहिए, आपका ग्रोथ रेट गिर रहा है, तो ग्रोथ रेट गिरने का कारण पूछा, तो नेस्ले ने बोला भैया हमारे वस्तुओं की या FMCG गुड्स की, जो आटा चावल दाल नमक तेल चीनी, ये सब जो एसेंशियल आइटम होते हैं, आवश्यक वस्तु होते हैं, इनकी मांग ही नहीं है, इनकी डिमांड ही नहीं है। इस वजह से हम लोग प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट को पता लगता है अरे यार वस्तुओं की तो मांग ही नहीं है, मतलब लोगों के पास या तो जेब में पैसे नहीं है, या जेब में पैसे है तो वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो अभी कार्ल मार्क्स साहब का कहना था कि भैया किसी भी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको लेके आना पड़ेगा, किसको? गवर्नमेंट को। डिमांड को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। तो हालांकि इसको फिर आगे हमारे पास ये जेम कीन्स साहब आ जाते हैं हमारे, है ना। तो एक फाइट रहा था कार्ल मार्क्स और उनके बीच में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच में। फिर जेम कीन्स साहब आते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा मोटिव था कि भाई डिमांड को क्रिएट करने के लिए, डिमांड को अगर हमें बनाना है मार्केट में, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा का पूरा अगर मैं मार्केट पे छोड़ दूंगा तो बात उस पर बनेगी नहीं, ठीक है। अगर पूरा का पूरा मार्केट पे छोड़ देंगे कि किसी वस्तु की कीमत कितनी होगी, तो वही महाकुंभ वाला हाल हो जाएगा। बट हमें वेलफेयर को भी देखना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को बीच में लाना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस और सब्सिडीज और खर्चों, एक्सपेंडिचर के जरिए चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करती है। उसको पढ़ेंगे बिल्कुल, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को बिल्कुल इंटरलिंक करके, यानी कि सुना होगा ना राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, इसको बहुत अच्छे तरीके से इंटरलिंक करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो ऐसी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का हमारे पास मॉडल जो है, जैसे हेरोल्ड डॉमर मॉडल क्या कहते थे, हमारे पास सोलो मॉडल या रॉबिन्सन मॉडल या काल्डोर मॉडल जो है वो क्या क्या कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, है ना। अब मार्केट फेलियर यहां भी पढ़ेंगे, मार्केट फेलियर वहां भी हमने पढ़ा था, याद होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स, यानी लागत लाभ विश्लेषण, पर्यावरणीय वस्तुओं का मूल्यांकन, और जनसंख्या के सिद्धांत क्या है। मतलब आपको पता होगा कि माल्थुस का जो जनसंख्या का सिद्धांत क्या था, उन्होंने कहा कि भैया जनसंख्या बढ़ रहा है कैसे, सॉरी संसाधन बढ़ रहा है 1 2 3 4, जनसंख्या कैसे बढ़ रही? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि गुणात्मक तरीके से, गुणात्मक कह रहा हूं, गुणोत्तर तरीके से, यानी कि देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। एक व्यक्ति पे पहले जहां 2 रोटी था, अभी दो व्यक्ति पे 4 रोटी, अभी 3 व्यक्ति पे 8, सॉरी क्या बोल रहा हूं यार मैं, यहां पे, है ना। इसको देखो ये हो गया ना, जहां अगर हम लोग बात करें, मतलब ये क्या है हमारे पास? संसाधन है। ये क्या है? संसाधन। और ये क्या है बताओ? जनसंख्या है। ये जनसंख्या है। तो पता हुआ क्या, उन्होंने कहा भाई पहले 2 व्यक्तियों पे सिर्फ 1 रोटी थी, अभी 4 व्यक्तियों पे सिर्फ 2 रोटी है, अभी 8 व्यक्तियों पे सिर्फ 3 रोटी है, अभी 16 व्यक्तियों पे सिर्फ 4 रोटी है।
तो जनसंख्या तो इतना तेजी से बढ़ रहा है बट संसाधन बहुत ही समांतर श्रेणी से बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मालथूस जी की थ्योरी थी, फिर इसके बाद कार्ल मार्क्स की भी एक अपनी थ्योरी आई थी। तो वो हम लोग कुछ पॉपुलेशन की यानी कि जनसंख्या के कुछ सिद्धांत है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, मॉर्बिडिटी क्या होता है, मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है ना, लाइफ टेबल माइग्रेशन, ये सारी बातें हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है, वो आता है हमारे पास सर इंडियन इकोनॉमी, यानी कि सर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली भारत में आर्थिक विकास किस तरीके का है, 1947 से पहले भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अब कैसी है, जो पंचवर्षीय जो योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत देश का कृषि व्यवस्था किस तरीके से है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्योग व्यवस्था कैसा है, यहाँ का सर्विस सेक्टर कैसा है। इस तरीके से ग्रामीण विकास से संबंधित हम मुद्दे भी पढ़ेंगे, चुनौती पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो सरकार ग्रामीण विकास को करने के लिए ऐसा क्या क्या आयाम उठा रही है, उस पर विकास करेंगे। शहरी विकास से संबंधित मुद्दे, विदेशी व्यापार से संबंधित मुद्दे पढ़ेंगे। अब सरकार बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए सरकार क्या क्या आयाम उठा रही है ना, या बुनियादी ढांचे के विकास से सर होता क्या है, उस पर भी विचार करेंगे। भूमि और हम लोग भूमि, श्रम और पूंजी बाजार के में जो सुधार है, लैंड रिफॉर्म्स जिसे बोलते हैं। केंद्र सरकार और वित्तीय संबंध और भारत के मतलब वित्त आयोग यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गरीबी क्या है, समानता क्या है, बेरोजगारी क्या है, इनके बारे में भी हम लोग इस पूरे इंडियन इकोनॉमी अध्याय में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट बात रही है। अब एक बात आती है सर जी, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो कि मुझे पहले बता देना चाहिए था बट मुझे लगा ठीक है चलो अभी बता देते हैं, कि अगर आपका मास्टर्स, अगर आप परस्यूइंग हैं, आप समझ रहे हो, या तो परस्यूइंग है ना, या तो आपने पास कर लिया हो क्या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, या आप परस्यूइंग हैं या आपका पास हो चुके, तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब परस्यूइंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने आज एडमिशन ले लिया तो आप परस्यूइंग हो गए, नहीं, सेकंड ईयर में होने चाहिए, फाइनल ईयर में होने चाहिए। ठीक है, तो आप तभी एलिजिबल होंगे। बट अगर आप परस्यूइंग वाले हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप अगर आप परस्यूइंग वाले हैं तो आप किसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको पता है, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, अगर आप परस्यूइंग वाले हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप एलिजिबल नहीं हैं किस चीज के लिए, मुझे बताइए। आप जेआरएफ अप्लाई या जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, जब आप पास हो जाएंगे तब आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बात है, एक इंपॉर्टेंट बात और भी है क्या, कि आपको कम से कम मतलब मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में, एमए इकोनॉमिक्स में कितना मार्क्स चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपको 55% का मार्क्स चाहिए ही चाहिए। बट अगर मान लो रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो रिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम जो मार्क्स है वो 50% रखा गया है। ये मिनिमम आपके मतलब मास्टर्स में आपके पास होना ही चाहिए। अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो अगर आप जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं तो जेआरएफ के लिए मेरे प्यारे दोस्तों एज लिमिट कितनी है, 30। बट अगर आप नेट के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट है। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका भी है। अच्छा सर, इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न, मैंने आप लोगों से बिल्कुल अच्छे तरीके से चर्चा कर ही दिया है। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उनका कहना सर कि मास्टर्स या हमारे पास कुछ अदर भी कुछ डिग्रीज हैं। तो अगर आपके पास अदर कुछ डिग्रीज हैं बट उसमें क्या है, कुछ इकोनॉमिक्स के कोई मतलब सब्जेक्ट है, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो यानी व्यवसायिक अर्थशास्त्र हो, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, अगर ये भी अगर कुछ सब्जेक्ट अगर आपके उसमें है तो भी अगर आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए, अप्लाई कर सकते हैं। ये तो कुछ रही मेरी बात बेसिक सी। तो आज की क्लास में डिस्कस क्या किया, बेसिकली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, अच्छा साल में 2 बार होता है, ये भी हमने, ये तो आप लोगों को इन जनरल पता ही होगा, जून और दिसंबर अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट दिया जाता है। अब कहानी आती है मेरे दोस्त, आज के सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया, क्या पढ़ेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में और किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से संबंधित हमने आपको बात बताई। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो फॉर टुडे विद अ वेरी 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 थैंक्स लॉट, सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी का आभार एंड जय हिंद सभी को।